जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BM ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन के तीसरे चैप्टर को, जो कि है आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। मेनली हम लोगों को देखना है भूकंप और सुनामी के बारे में। तो पहली बात आता है कि भूकंप कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप के बारे में जानेंगे। तो भूकंप का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि भूकंप, साथ साथ नोट आप लोग करते जाएंगे तो ठीक रहेगा भूकंप के बारे में। तो भूकंप के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरी बात है कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है ये काफ़ी जटिल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, काफ़ी जटिल है। और यह जानकर के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जो भूपटल है, भूपटल के अंदर का जो तापमान है, भूपटल के अंदर का जो तापमान है वो कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यानी जो भूपटल है, जो सरफेस हमारा, इस सरफेस से नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना उसका तापमान बढ़ते जाएगा। तो भूपटल के नीचे का जो तापमान है वो कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, आगे बात करें तो कहता है यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंगे लहरें चट्टानों कंपन करती है। इसी कंपन के केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप इस तरह से होता है कि जब भूकंप होता है क्या, कंपन होता है। जब दो चट्टानें या दो प्लेटें आपस में टकराती है तो कंपन होती है। जो कंपन उत्पन्न होती है वही भूकंप कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब सुनामी किसे कहते हैं। तो सुनामी के बारे में बताया गया है, सुनामी। ठीक, तो पहले चैप्टर में भी हम लोग सुनामी के बारे में पढ़े हैं, डेफिनेशन देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि जब सागर की तली पर, जब सागर की तली पे होता है तो वो सुनामी कहलाता है। मतलब जब पानी की जो लहर होती है समुद्र में, हल्का सा सामान्य से ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, या जब समुद्र में तूफान आते हैं, या जब समुद्र में भूकंप आते हैं तो उसके कारण जो पानी उछल जाते हैं, जो टकराते हैं जाकर के तट से, तो काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाने लगती है। यही तबाही जो कहलाता है, यही तबाही कहलाता है आपका सुनामी। सुनामी ऐसे होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसमें एक बॉक्स में दिया गया है, कहता है क्या आप जानते हैं, इसमें बताया गया है क्या कि कहता है 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए और कितने ही नाविकों का अता पता नहीं चला, तथा निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित दक्षिणी पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो तरंगीय झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गया था। तो इतनी खतरनाक तूफान सुनामी 2004 में आई थी, जिससे काफ़ी तबाही मचाया गया था अंडमान निकोबार में। तो ये बात आपको याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट करना क्या कैसे है, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया में काफ़ी भयंकर सुनामी आया था, जिससे सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे। और भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, वो भी विलुप्त हो गया था। तो ये बात याद रखना आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात कही जाए तो कहता है क्या, भूकंप और सुनामी एक तरंग की गहनता को मापने के लिए, भूकंप और सुनामी को मापने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं मापने वाला यंत्र को, वो उसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। रिएक्टर स्केल की मदद से हम लोग भूकंप या सुनामी की तरंग को माप सकते हैं।
इसकी इकाई कहते हैं। इसके साथ अगला पॉइंट जो बनेगा आपके सामने वो बनेगा यहाँ पर देखिए, वैसे कठिनाई है भारत में भूकंपीय क्षेत्र। भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं उसको देख लेते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्र कहता है भारत के प्रायः सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन गहनता और बारंबारता में भारी अंतर है। इसे ही आधार मानकर पाँच भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 5 भूकंपीय क्षेत्र पेटी या जोन में बांटा गया भारत को। तो पहला क्या है? पहला है हमारे पास जोन 1। कौन सा? जोन 1 या पेटी 1। इसमें कहता है इस जोन में दक्षिणी, कौन सा? दक्षिणी पठार रहते हैं, जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। तो पहला जोन में दक्षिणी पठार रहता है, जहाँ पर भूकंप की आशंका जो होती है, खतरा जो होती है वो नहीं के बराबर होती है। दूसरा जोन है इसमें रखा गया, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी भाग आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कौन सा? ये वाली भाग, ये हो गया आपका भारत। तो ये हो गया आपका तटीय भारत, ये वाला जो है ना पार्ट। तो इसके जो मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं इसको रखा गया दूसरा जोन में, जहाँ पर थोड़े से इसके अपेक्षा दक्षिणी पठारी क्षेत्र की अपेक्षा हल्का सा अधिक झटका भूकंप की महसूस होती है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना होती है, लेकिन उतना भी नहीं होता जिससे कि जानमाल की क्षति हो। इसके बाद तीसरा भूकंपीय क्षेत्र है, तीसरा है जोन 3। जोन 3 में कहता है इसके अंतर्गत गंगा सिंधु मैदान आ गया। राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ भूकंप के प्रभाव को देखने को मिलता है। तो तीसरा जोन में कौन कौन क्षेत्र आता है एक बार और देख लें हम लोग। तो तीसरा भूकंपीय क्षेत्र में या जोन में जो आता है वो आता है सिंधु गंगा का मैदान आता है, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। तो ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो चौथा भूकंपीय क्षेत्र है जोन 4। तो जोन 4 के अंतर्गत जो आते हैं क्या क्या आते हैं वो देखिए। कहता है इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। क्या होती है? अधिक खतरे की संभावना होती है। अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय, कौन से? शिवालिक हिमालय का कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी आती है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो ये भी बात है कि कौन कौन क्षेत्र आए एक बार फिर देख लेते हैं। जिसमें शिवालिक हिमालय आते हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग आते हैं, असम घाटी आते हैं, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है, ठीक। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आपको नोट करनी इस तरह से, ठीक ना। जितना मैं हाईलाइट करता हूँ वही सब चीज़ें नोट करनी है सेंटेंस बना करके, ठीक ना। चलिए अब है जोन 5। जोन 5 में क्या क्या होता है तो देख लेनी। कहता है यह सर्वाधिक खतरे वाला, पहला पॉइंट बनाना है, यह सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र आता है, सिक्किम आता है, दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं पहले भी और अभी भी आते ही रहते हैं, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे भूकंपीय तरंग। क्या सीखेंगे? भूकंपीय तरंग। कितने प्रकार के तरंग होते हैं, है ना। तो उसको देखिए। कहता है भूकंप के समय उठने वाले कंपन मुख्यतः प्राथमिक, जो देखो भूकंप के समय जो उठने वाले कंपन होते हैं मुख्यतः प्राथमिक यानी इसे पी से लिखते हैं प्राइमरी को, सेकेंडरी यानी द्वितीयक एस से लिखते हैं और दीर्घ यानी एल से लिखते हैं, ये लॉन्ग हो गया। तो ये 3 प्रकार के तरंगे उठती है। क्या कौन कौन? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दीर्घ तरंगे। अगर इंग्लिश में याद रखना है तो पी तरंगे, इसके बाद एस तरंगे, इसके बाद एल तरंगे। तो ये 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है कब? जब भूकंप आती है तब। तो पी तरंगे इसमें से देख लेते हैं। पी तरंगे क्या है?
कहता है पी तरंगे सबसे, पी लिख करके डैश मार के पी लिख करके डैश मार के लिखना है कि पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले पृथ्वी तक कौन सी तरंगे पहुंचती है, तो आपका आंसर होगा पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके बाद बात करें एस तरंगे के बारे में। एस तरंगे, तो एस तरंगे के बारे में बात करें तो कहता है कि एस तरंग जो है ना, इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। यानी जो पहली वाली तरंग है पी तरंग है, उससे कम इसकी गति होती है। और कम गति होने के कारण होता है क्या है कि ये जो भूपटलीय सतह होती है वहाँ उत्पन्न होती है, इसकी गहनता सबसे कम होती है। और साथ में क्या होता है कि इसकी गति जो होती है ना वो धीमी होती है, और क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी, ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी है कि सबसे विनाशकारी होती है, सर्वाधिक मतलब अधिक विनाशकारी तरंगें होती है। ये धीमी तरंगें हैं, पी के बाद पहुंचती है, पी पहले पहुंचती है, उसके बाद एस पहुंचती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब एल तरंगें। यहाँ पर कुछ है, आप जानते हैं वाला सेक्शन में दिया गया है कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं तो कहता है क्या, भूपटल पर वे केंद्र, भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का अनुभव सर्वप्रथम अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूपटल जो है भूमि पर है, भूमि जो है भूमि पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरी बात है भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप केंद्र के बारे में लिखा गया है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंपीय तरंग का प्रारंभ होना स्टार्ट होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसके बाद देखें, जिसके बाद है कि पूर्व कंपन तथा अनुकंपन भूकंप क्या है। पूर्व कंपन भूकंप तथा अनुकंपन क्या है, पूर्व कंपन और अनुकंपन क्या है। कहता भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहनता के अनेक कंपन होते हैं। सामान्य तौर पर यह यंत्रों की मदद के बिना इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब ये अनेक प्रकार के कंपन होते हैं और इसका जो अनुभव किया जाता है ये किसी न किसी यंत्र के द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिया गया है क्या, और एल तरंग के बारे में बता दें। एल जो तरंग है ये सबसे विनाशकारी है, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग है एल तरंग। इसकी गति जो होती है, गति सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है, जिस कारण से ये लेट करके पहुंचती है, धीमी पहुंचती है, और सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग ही है। ये बात आप लोग इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लोगे। ठीक, आगे देखें हम लोग, आगे है कि भूकंप से बचना कैसे है, इसके बचाव के उपाय क्या है, उस उपाय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहता है क्या, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। आपको एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव के लिए बहुआयामी मतलब बहुत सारे तरीके का प्रयास आवश्यक है। वस्तुतः यह प्रयास व्यापक और दूरदृष्टि के साथ होनी चाहिए, मतलब व्यापक स्तर पर होना चाहिए। और आज नहीं है, हाल फिलहाल में आज भूकंप है मतलब आज के लिए ही कर लें, लेकिन ऐसी नहीं होती है। दूरदृष्टि मतलब क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए इसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए करना था। इसके अनेक प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला है भूकंप का पूर्व अनुमान। ठीक, भूकंप का पूर्व अनुमान, मतलब पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि
भूकंपनीय भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंग की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि चीन जैसे देश में सरीसृप रेंगने वाले जीव, बड़े जानवर और पक्षियों की गतिविधियों और शोर के आधार पर भूकंप और पूर्वानुमान का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसे पूर्वानुमान को अभी पूर्व मान्य नहीं मिली है। मतलब ये चीन वाले अपना रहे हैं, लेकिन अपने भारत में ऐसे पूर्व अनुमान को मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक। दूसरा क्या है उपाय, बचाव उपाय? दूसरा बचाव उपाय है क्या कि अब भवन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भवन का निर्माण करके। तो भवन का निर्माण कैसे करना है? तो भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच आवश्यक होनी चाहिए कि क्या वे भवन भूकंप रोधी है, तकनीकों पर आधारित है। वस्तुतः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप विरोधी तकनीक के आधार पर बनने वाले भवनों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी आवश्यकता होती है, जो सरकार मुहैया करवाते हैं उस क्षेत्र में। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में कहता है कि जान माल की सुरक्षा। किसकी? जान माल की सुरक्षा ये भी होनी चाहिए। तो किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है, अतः जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा का आवश्यकता पड़ती है, जिस पर बल देना अति आवश्यक है। ठीक। चौथा हम लोग देख लेते हैं प्रशासनिक कार्य। प्रशासन किस प्रकार के कार्य किए हुए हैं भूकंप के बचाव के लिए? तो भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। जैसे कि अग्रिम कंपन के आधार पर भूकंप की संभावना बनती तो इसे तात्कालिक संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए आधुनिक मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। पुनः भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए विशेष दस्ते के गठन की ज़रूरत है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया, लेकिन उनकी भागीदारी को अधिक सक्रिय करने की ज़रूरत है। तो ये वाला पॉइंट है। प्रशासनिक जो कार्य है ये काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, पुलिसकर्मियों को तैयार रखनी चाहिए, जिला प्रशासन अपने अलर्ट में रहे, तो ये सब काम कर लेनी चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट है आपके सामने वो है गैर सरकारी संगठन। क्या है? गैर सरकारी संगठन का सहयोग लेना चाहिए। अब कैसे लेंगे? तो भूकंप सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय, आम लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये सब आपका हो गया गैर सरकारी संगठन। इस कई सारे ट्रस्ट इसके बने होते हैं, कई सारे ट्रस्ट काम करते हैं इस पर। तो ये सब करते क्या हैं? ये संस्था का सिर्फ न तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, वरन भूकंप के पहले लोगों को पूर्व निरोधी भवन निर्माण, भूकंप के समय तत्काल बचाव लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब अपनी सहायता से लोगों की जान को बचाता है। इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं आगे सुनामी से किस प्रकार बचा जाए। किससे? सुनामी से किस प्रकार बचा जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हेडिंग डाल लीजिए कि सुनामी से किस प्रकार बचा जाए, या तो सुनामी से बचने का उपाय। किससे? सुनामी से बचने का उपाय क्या है। ठीक। तो कहता है क्या? सुनामी जो है, सुनामी एक विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलती है। सागर वाले क्षेत्र जो हैं, जो जैसे कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत हो गए, इस हम तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले तरंग, तट के किनारे मछली पकड़ने वाले नाव, मोटर बोट और तट के किनारे बस्तियों को बर्बाद कर देती है। सुनामी जो आते हैं कई सारे उलझन पैदा कर देते हैं, जिसमें कि भारी जानमाल की क्षति होती है। जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं। उनके जो बोट होते हैं, फिशर जो बोट होते हैं, वो
वो भी बिखर जाती है, वो भी टूट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे और तट के किनारे जो बसे शहर है उस शहर में काफ़ी तबाही मचती है। तो ये सब सुनामी आने का, सुनामी से होने वाले खतरे हैं, इसको देखना है। अब एक पॉइंट है कि तटबंध, किसका, तटबंध का निर्माण तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास, ये किसके लिए करना है, क्यों करना है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध, कंक्रीट समझते हो ना, जो सीमेंट से बनी होती है ना, उसको बोलते हैं कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि तट से टकराने वाले सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा। पुनः तटीय मैदान के ही किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए, उससे टकराने वाली तरंगे की गति कम हो जाएगी और वे तटबंध पर भी कम दबाव उत्पन्न करेंगे। तटीय दलदली क्षेत्र में सिर्फ सघन मैंग्रोव ही अधिक लाभकारी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देना, किस प्रकार से सुनामी से बचा जाए। तो इसमें बहुत सारे काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, देखते हैं। तो राज्य सरकार और गैर सरकारी जो संस्था है उसके द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुनामी की सूचना मिलते ही या तो समुद्र की तरफ या स्थल खंड की तरफ तुरंत भागने के लिए तैयार करना। दूसरी क्या है, सुनामी जल के स्थिर होने के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग जाना। उसके बाद घायलों की चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था करना। अगला है असामाजिक तत्वों द्वारा लूट मार न हो, इसके लिए आम लोगों का सहयोग लेने जैसे कार्यों का आवश्यक है। इसके साथ साथ बस्तियों के पुनर्वास में भवन निर्माण हेतु इस प्रकार के डिजाइन का उपयोग का व्यवस्था आवश्यक है, जिससे सुनामी जल न्यूनतम प्रभाव डाल सके। इसके बाद आम लोगों का सहयोग तथा स्वयंसेवी और प्रशासकीय संस्थाओं की भागीदारी ही भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं में राहत दिला सकती है। बाकी ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लोगे और बाकी के 2 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जो सब नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, बाद में वीडियो को देख लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।